तो इस तरह से आपने देखा कि हमने किस तरह से वर्कबुक को लॉक किया। तो चलिए अब हम इसका दूसरा ऑप्शन भी यहाँ देखते हैं। तो आप देखेंगे क्लिक करते ही ये फिर से आपसे पासवर्ड लेता है। तो हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं जो हमने पहले पासवर्ड दिया था। उसके बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो वही पैलेट दोबारा से आपके सामने ओपन हो जाती है। अब यहाँ से हम विंडोज ऑप्शन देखेंगे और उससे पहले हम स्ट्रक्चर ऑप्शन को अनचेक कर देंगे। विंडोज ऑप्शन को लॉक करने के बाद आप अपनी शीट की विंडो को ना ही रिसाइज कर सकते हैं, ना ही उसे मूव कर सकते हैं और ना ही उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसमें भी कोई नया पासवर्ड डाल देते हैं, या फिर जो आपने पहले डाला था पासवर्ड वो भी डाल सकते हैं। चलिए अब मैं इसमें कोई नया पासवर्ड डालती हूँ। अब आप देखेंगे जब हम ओके पर क्लिक करते हैं तो ये फिर से री एंटर पासवर्ड करने को कहता है। तो हम यहाँ पर पासवर्ड को री एंटर कर देते हैं। तो अब आप इस वर्कशीट को यहाँ से क्लोज कर दें। तो चलिए अब हम दोबारा से MS एक्सेल ओपन करते हैं। और हमारे सामने MS एक्सेल 2007 ओपन हुआ है। अब हम यहाँ से दोबारा से अपनी वही फाइल को ओपन करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ना ही मिनिमाइज का ऑप्शन आ रहा है, ना ही यहाँ पर मैक्सिमाइज का आइकन है और ना ही यहाँ पर क्लोज का आइकन है, और ना ही आप इस विंडो को मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हम किस तरह से विंडो को लॉक कर सकते हैं और इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे वापस से अनप्रोटेक्ट करते हैं। उसके लिए दोबारा से हम रिव्यू में जाते हैं और यहाँ से अनप्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करते हैं। ये आपसे दोबारा पासवर्ड मांगता है, जो आपने पासवर्ड वहाँ डाला था आप यहाँ पर दे दीजिए। जब हम ओके पर क्लिक करते हैं तो हमारी वर्कबुक अनप्रोटेक्ट हो जाती है। तो अब हम इस वर्कबुक को अनप्रोटेक्ट करना चाहते हैं, यानी अगर हम चाहते हैं कि इस पर से प्रोटेक्शन हट जाए, तो उसके लिए हम दोबारा से रिव्यू में जाएंगे और यहाँ से हम अनप्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करेंगे। आप इसमें अपना पासवर्ड डालेंगे जो हमने पहले डाला था। तो आप देख सकते हैं कि ओके पर क्लिक करने के बाद दोबारा से हमारी वर्कबुक अनप्रोटेक्ट हो गई। अब आप इसमें कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं, इसे मिनिमाइज कर सकते हैं, आप इसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं और इसे क्लोज भी कर सकते हैं, जो कि प्रोटेक्ट वर्कबुक करने के बाद सारे ऑप्शंस इनविजिबल हो गए थे। तो इस तरह से आप वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वर्कबुक के स्ट्रक्चर और विंडोज को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट द्वारा आप अपनी वर्कशीट में सेल या फिर शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे सामने एक पैलेट ओपन हो जाता है। ये आपसे यहाँ पर पासवर्ड मांगता है, लेकिन उससे पहले आप यहाँ देखेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि सेलेक्ट लॉक्ड सेल, सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स, फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट कॉलम्स। बाय डिफ़ॉल्ट आपको 2 चेक्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसमें और भी ऑप्शंस लॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चुन सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी शीट में कोई भी फॉर्मेटिंग ना कर सके, कोई भी सेल्स में कोई किसी तरह की फॉर्मेटिंग ना कर सके, तो मैं यहाँ पर इसे चेक कर दूंगी। और अगर मैं चाहती हूँ कि जो मैंने शीट बनाई है उसमें किसी भी कॉलम को कोई डिलीट ना कर सके, तो मैं यहाँ पर डिलीट कॉलम्स पर क्लिक करूँगी। इसके द्वारा ये सभी ऑप्शन लॉक हो जाएंगे और हम इन्हें यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर डिलीट कॉलम्स कर दिया। तो चलिए अब हम इन
4 ऑप्शंस को ही लॉक करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देते हैं, कोई भी आप इसमें पासवर्ड डाल सकते हैं। अब इसे ओके करें। यहाँ पर ये फिर से री एंटर पासवर्ड मांगता है, जो कि मैं यहाँ पे दोबारा पासवर्ड जो मैंने यहाँ डाला था वो ही यहाँ डाल देती हूँ और ओके पर क्लिक कर देती हूँ। अब आप देखेंगे कि मैं सेल में किसी भी तरह की कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकती। अब आप देखेंगे क्योंकि मैंने वहाँ से डिलीट कॉलम को चेक किया था, यानी मैं चाहती हूँ कि मेरे शीट की किसी भी कॉलम को कोई डिलीट ना कर सके, तो मैं किसी भी कॉलम को सेलेक्ट कर लेती हूँ। चलिए मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ से अपने कीबोर्ड से मैं डिलीट का बटन प्रेस करती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर देता है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपको दिखा रहा है कि जो सेल आपने सेलेक्ट किया है वो प्रोटेक्ट किया जा चुका है, यानी ये सेल प्रोटेक्टेड है, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। तो इस तरह आपने देखा कि हम कितने आसानी से अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सेल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो कि कभी कभी अपना डाटा को प्रोटेक्ट रखने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आपने इस सेशन में सीखा कि हम किस तरह से वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किस तरह आज हम आपको बताएंगे मैक्रोस के बारे में। MS ऑफिस एक्सेल 2007 में आप किस तरह से मैक्रोस का यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में आइए अब हम जानते हैं। सबसे पहले हम ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। इस सेशन में आप एक्सेल में मैक्रोस रिकॉर्ड करना सीखेंगे और साथ ही में हम शॉर्टकट कीज को डिज़ाइन करना सीखेंगे, जो कि मैक्रोस को रन करने के काम आती हैं। मैक्रोस आपको कई कमांड्स के सीक्वेंस को एक साथ परफॉर्म करने की सुविधा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम सबसे पहले कोई अपनी एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट ओपन करेंगे। जैसे कि आपने देखा स्प्रेडशीट ओपन हो चुकी है। जब भी हम मैक्रोस को रन करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक नई स्प्रेडशीट क्रिएट कर देता है। इसका फॉर्मेट वही होता है जो आपके मैक्रोस के रिकॉर्डिंग के समय होता है। मैक्रोस को रिकॉर्डिंग से पहले आपको ओपन नेविगेशन टूल बार में डेवलप टैग का होना बेहद ज़रूरी है। अगर यह पहले से ओपन नहीं है तो आपको उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में जाना पड़ेगा और नीचे बॉटम में एक्सेल ऑप्शंस में क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपने देखा आपके सामने एक पैलेट ओपन हो जाता है। इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस। शो मैनी टूल बार ऑन सेक्शन, शो मिनी टूल बार ऑन सेक्शन, इनेबल लाइट प्रीव्यू, शो डेवलपर टैग इन द रिबन। तो हम शो डेवलपर टैब इन द रिबन पर क्लिक करेंगे, जिससे कि ये बाहर मेन्यू बार में आपको दिखाई देगा और उसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं डेवलपर टैब आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसमें आप देखेंगे कि रिकॉर्ड मैक्रो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें ये आपसे मैक्रो का नेम पूछता है। नेम केस सेंसिटिव नहीं होना चाहिए और ना ही इसके बीच में स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर हो और ना ही इसमें कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो कि बाद में आपको दिक्कत करे।
और ना ही ऐसा कोई स्पेशल कैरेक्टर हो जो कि बाद में आपको प्रॉब्लम दे। और ना ही ऐसा कोई सेल रेफरेंसेस हो जो कि बाद में आपको प्रॉब्लम दे। सेल रेफरेंसेस से मतलब है सेल्स के अपने एड्रेसेस। सपोज अगर मैं बी कॉलम के थर्ड रो में हूँ, यानी इसका सेल्फ रेफरेंस B3। ध्यान रहे कि इस तरह के नेम्स आप मैक्रो को बिल्कुल ना दें। और फिर आप नीचे देखेंगे आपको शॉर्टकट की ऑप्शन दिखाई देगा। शॉर्टकट की ऑप्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि ये किसी तरह के नंबर या स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए, जबकि ये एक लेटर होना चाहिए। अगर आप इसमें किसी तरह का लोअर केस लेटर डालते हैं, हम बात कर रहे हैं होल्ड शॉर्टकट की, तो उसको मैक्रोस के रिकॉर्डिंग से पहले आपको ओपन नेविगेशन टूल बार में डेवलप टैग का हम बात कर रहे हैं शॉर्टकट की अगर हम किसी तरह का लेटर इसमें डालते हैं तो ये आपको दिखाएगा कंट्रोल प्लस स्मॉल लेटर का कॉम्बिनेशन। और अगर हम इसमें किसी तरह का कोई कैपिटल लेटर डालते हैं तो ये कॉम्बिनेशन दिखाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्मॉल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कैपिटल लेटर। अगर हमें मैक्रोस को रन करना है तो कैपिटल लेटर के केस में अगर हमें अपने मैक्रो को रन करना है तो कैपिटल लेटर के केस में कैपिटल लेटर टाइप करना होगा। और अगर हम कोई स्मॉल लेटर लेते हैं तो उस केस में हमें कंट्रोल प्लस स्मॉल लेटर लेना होगा। और साथ ही में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर हम इस तरह की कोई की यूज़ कर रहे हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द्वारा ऑलरेडी यूज़ की जा चुकी है, तो मैक्रो उस की को ओवरराइट कर देगा जब तक कि आप इस शीट पर काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने ऑप्शन यहाँ लिया था कंट्रोल जे। नीचे ड्रॉप डाउन ऑप्शन में जाकर हम देखेंगे हमारे पास कई तरह के ऑप्शन हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। न्यू वर्कबुक, दिस वर्कबुक और पर्सनल नेटवर्क वर्कबुक। अगर हम दिस वर्कबुक, न्यू वर्कबुक और पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, अगर हम दिस वर्कबुक की बात करें तो उसका मतलब है जो हमारे मैक्रो है वो इसी वर्कबुक में प्लेस होगा जो कि आपके सामने अभी ओपन है। तो यहाँ पर हम लेते हैं न्यू वर्कबुक। अगर हम न्यू वर्कबुक की बात करें तो इसका मतलब होता है कि मैक्रो किसी और वर्कशीट में भी सेम सेक्शन में आ सकता है। तो चलिए देखते हैं पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। पर्सनल वर्कबुक हर समय जब भी हम मैक्रो पर काम करें तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम कभी भी रिकॉर्ड की गए मैक्रो उसको यूज़ कर सकते हैं। न्यू सेशन के लिए जैसे मैं यूज़ करना चाहूँगी दिस वर्कबुक। नीचे आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन पैनल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसमें आप किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अब आप ओके पर क्लिक करें। इस पॉइंट पर एक्सेल किसी भी तरह का कीज टू आप इस पर ऐड कर सकते हैं, तो ये इसको रिकॉर्ड कर लेगा।
सपोज अगर मैं इस पर क्लिक करके कुछ टाइप करूं, तो एक्सेल इसे एज अ मैक्रो रिकॉर्ड कर लेगा। जैसा कि आपने ऊपर कोड ग्रुप ऑप्शन में देखा था, जैसा कि आपने ऊपर देखा था रिकॉर्ड मैक्रोज ऑप्शन था, जो कि कन्वर्ट होकर स्टॉप रिकॉर्डिंग ऑप्शन में कन्वर्ट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरह मैक्रोज रिकॉर्ड करें, तो ये आपको आपके पूरे रिकॉर्डिंग के सीक्वेंस बताता है। तो जो ये मेरा कर्सर है हमेशा स्टार्ट होगा B4 से। अगर मैं अपने किसी स्पेसिफिक एरिया पे जाना चाहती हूँ, सपोज मैं चाहती हूँ कि हर समय मेरा मैक्रो एक टाइम के बाद इससे नीचे वाली कॉलम या रो पर आकर रुक जाए, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी। सपोज अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा मैक्रो एक टाइम के बाद इससे नीचे वाले कॉलम या रो पर आ जाए, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस बटन। इस पर क्लिक करते ही ये मुझे अलाउ करता है किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम को रिकॉर्ड करने के लिए। अब मैं अपना ऑप्शन यूज़ करने जा रही हूँ Ctrl+J वाला, जो कि मैंने पहले सेट किया था मैक्रोज में। Ctrl+J। अब इसमें मेरा कर्सर जहाँ भी होगा जंप करके इस सेल पर आ जाएगा। अब मैं इस फंक्शन को टर्न ऑफ कर दूंगी। इस फंक्शन का यूज़ मैं जब भी मैक्रोज को रिकॉर्ड कर रही हूँ और स्पेसिफिक किसी कॉलम या रो को मैंने रिकॉर्ड करना है, तो मैं इस फंक्शन का यूज़ करती हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने एक पर्टिकुलर कमेंट के साथ इसको रिकॉर्ड कर लिया है। और अब मैं ऊपर बने स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन में जाकर क्लिक कर दूंगी, तो आप देखेंगे कि ये बटन फिर से कन्वर्ट हो गया है रिकॉर्ड मैक्रो में। जब मैंने अपना मैक्रो रिकॉर्ड कर लिया है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं सेव ऑप्शन में जाकर इस फाइल को सेव करूं। तो चलिए अब मैं अपने मैक्रोज को चेक करती हूँ। तो उसके लिए मैं डिफरेंट स्टाइल में कुछ भी टाइप करती जा रही हूँ, और आप देखेंगे कि Ctrl+J प्रेस करते ही मेरा कर्सर मैक्रो वाले पोर्शन पर आ गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि आप MS एक्सेल में किस तरह से मैक्रोज का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे कि हम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वर्कशीट है जिसमें बहुत सारा डेटा हो, जैसे एनवायरमेंटरी मैनेजमेंट का या फिर सेल्स मैनेजमेंट का, तो उसके लिए आप पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपको किसी भी एक्शन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। उसके लिए आप सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 ओपन करेंगे। अब आप अपनी कोई भी एग्जिस्टिंग वर्कशीट ओपन करेंगे, तो ये हमारी रिपोर्ट आ गई जिसमें हम पिवट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी स्प्रेडशीट में किसी भी सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम इंसर्ट ऑप्शन में जाकर लेफ्ट साइड में बने हुए पिवट टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आप ये सिलेक्शन देख सकते हैं, और इसी के साथ में आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, क्रिएट पिवट टेबल, जिसमें आपको दो ऑप्शंस यहाँ मिलते हैं, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक करेंगे, तो इसका मतलब होता है कि आप जो एक्सेल की एग्जिस्टिंग वर्कशीट है उस पर आप पिवट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। और अगर हम करते हैं न्यू वर्कशीट, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ये एक ही शीट पर सारा डाटा मिक्स हो जाए, तो उसके लिए हम न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करते हैं और उसी के साथ ही हम ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने पिवट टेबल राइट साइड में ओपन हो गई है।
इसे हम सेंटर में ले आएंगे जिससे कि आपकी स्क्रीन पर ये और अच्छी तरह विजिबल हो सके। और अब हम इसको बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल फील्ड्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम जो भी फील्ड अपने टेबल में यूज़ करना चाहते हैं उसे हम यहाँ से ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें सबकी ज़रूरत पड़े। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो जैसे कि मैं इस वैल्यू को यहाँ पर इसमें डालना चाहती हूँ तो मैं इसे ड्रैग करके इसमें डाल सकती हूँ, जो कि डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होती है हमारी वर्कशीट पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं एक दो और ऑप्शंस इसमें लेती हूँ। सपोज हमने रो लेबल्स का इसमें डाल दिया, तो आप देख सकते हैं जो कि हमें दिखाई दे रहा है रो लेबल्स में। और यहाँ पर आप दिल्ली की लोकेशन देख सकते हैं। तो इस तरह से MS एक्सेल ने यहाँ पर एक्सपीरियंस वाइज इन्हें शो कर दिया है। सपोज यहाँ से मैंने एक और ऑप्शन लिया जो कि सैलरी का है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सैलरी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है और इसका ग्रैंड टोटल भी आपको यहाँ सामने दिख रहा है। तो इस तरह से मैं पूरी तरह भरोसा कर सकती हूँ कि पिवट टेबल के थ्रू मैं बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन करके एक्यूरेट डेटा पा सकती हूँ। मान लीजिए अगर हमें अपने टेबल में कोई सेक्शन नहीं चाहिए तो हम उसे सेलेक्ट करके बाहर की ओर ड्रैग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारी टेबल पे से हट जाएगा। और अगर आपको इसमें और ऑप्शंस ऐड करने हैं तो हम इसे यहाँ से ड्रैग करके ले सकते हैं। सपोज हमें कोई ऑप्शन अपनी कॉलम लेबल्स पे चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम लेबल्स पे वो ऑप्शन आ गया है और हम मैन्युअली इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। हम यहाँ से इसे ड्रैग करके यहाँ डाल सकते हैं और यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। इसी तरह आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें फील्ड्स ऐड कर सकते हैं और उन्हें रिमूव कर सकते हैं। और अच्छे से इसे जानने के लिए आप इसे और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं।